नमस्ते। बी सुगुण कुमारी, हिंदी अध्यापिका, सरकारी स्नातक महाविद्यालय श्रीकाकुलम। आज का निबंध है साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता गद्य संदेश से लिया गया है। यह निबंध हिंदी द्वितीय भाषा पढ़ने वालों प्रथम वर्ष स्नातक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इस निबंध में साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य से क्या लाभ व हानि है, हमें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, हमें किस भाषा को अपनाना चाहिए, साहित्य के बिना समाज की क्या स्थिति होती है, हमें किस भाषा में अपने साहित्य को रचना चाहिए, आदि बातों पर विशेष ध्यान देंगे। आज के इस निबंध के लेखक अर्थात साहित्य की महत्ता के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बड़ी निष्ठा से 20 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका की सेवा की। वे निबंधकार के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। उनकी भाषा में व्याकरण सम्मत और विषय वैविध्य का स्थान रहता है। लगभग उन्होंने 7 निबंध लिखे, जिनमें रसत्र रंजन, कालिदास की शकुंतला, पुरातत्व प्रसंग आदि हैं। प्रस्तुत निबंध साहित्य की महत्ता में साहित्य के विविधमुखी महत्ता पर विचार किया गया है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है। साहित्य सृजन सभ्यता का सूचक है, इसलिए साहित्य को परखकर हम उस समाज की परीक्षा कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान जीवन को सुगम बनाता है, साहित्य जीवन को सुंदर बनाता है। साहित्य सेवा के 2 रूप हैं, साहित्य पठन तथा साहित्य निर्माण। लेखक आगे कहते हैं, अन्य आवश्यकताओं के समान ही साहित्य निर्माण सभ्य मानव के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अपने भाव और विचारों को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है तथा समाज का प्रतिनिधि बनकर समाज का चित्र बनाया करता है। यही वाणी की अभिव्यक्ति या शब्द चित्र साहित्य है। जो समाज जितना अधिक सभ्य होगा, उतना ही उस समाज में साहित्य का अधिक आदर होगा। लेखक कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली तथा निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती, तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। साहित्य के द्वारा हम समाज के ऊंच नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों का और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब खींच सकते हैं। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है, तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति कितनी और कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता और पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते रहना चाहिए। पर याद रखना चाहिए, जिस प्रकार विकृत भोजन से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। साहित्य और शास्त्र का मनुष्य के जीवन से संबंध होता है। साहित्य में इतनी शक्ति होती है कि वह
मनुष्य के जीवन में सुधार करके उसका मार्गदर्शन करती है। यही उत्तम साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। साहित्य के माध्यम से ही किसी जाति विशेष का विकास या पतन होता है। साहित्य के माध्यम से ही वह प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जानकारी प्राप्त करता है और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। अच्छा साहित्य पढ़ना लिखना औषधि का कार्य करता है। साहित्य की प्रगति से देश की प्रगति होती है। मस्तिष्क का बलवान और शक्तिशाली होना अच्छे साहित्य पर ही निर्भर है। लेखक कहते हैं, ध्यान से गौर करेंगे तो पता चलता है कि अन्य देशों और जातियों की सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। साहित्य ने समाज की दशा में बड़े बड़े परिवर्तन कर डाले हैं तथा शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल किए हैं। साहित्य में इतनी शक्ति छिपी रहती है जो तोप तलवार या बम में भी नहीं पाई जाती। साहित्य में इतनी शक्ति होती है कि वह मुर्दों में भी प्राण ला देती है। समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा या अभिवृद्धि नहीं करता या उससे अनुराग नहीं रखता, वह देशद्रोही, जाति द्रोही और समाज द्रोही है। कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जैसे जर्मनी, रूस, इटली पर फ्रेंच ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जर्मनी, रूस, इटली आदि और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे रहे, पर बहुत समय के बाद उस भाषा के जाल से मुक्त हुए। अब वे अपनी भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं। बात यह है कि अपनी भाषा का साहित्य ही जाति और स्वदेश की उन्नति का साधक है। कहने का मतलब यह नहीं कि विदेशी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। हमें आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश के अनुसार अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। किसी भी भाषा से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देना चाहिए, क्योंकि अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है।